हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वी वे आर स्टडिंग अबाउट द ओम्स लॉ। हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे। ओम्स लॉ से हमको एक चीज़ प्राप्त हुआ था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट स्ट्रेंथ के रेशियो के रूप में एक कांस्टेंट प्राप्त होता है जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। अब ये भी देखा था कि ये रेसिस्टेंस सर्टेन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। 4 फैक्टर्स आपको बताया गया था, याद है ना? 4 फैक्टर क्या था? टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल्स, इसके बाद लेंथ ऑफ द रेसिस्टर और थिकनेस अर्थात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। इन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। तो उसी रेसिस्टेंस के जो 2 फैक्टर्स हैं, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे संबंधित एक लॉ प्रदान किया गया जिसे हम लॉज ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। तो इस लॉज ऑफ रेसिस्टेंस को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं। पहले समझ लीजिए कि फैक्टर्स अपॉन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। ये पहला था टेम्परेचर। पहला क्या था? टेम्परेचर। दूसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल्स मतलब समझिए, मटेरियल्स का अपना अपना अलग अलग नेचर है, उसकी क्वालिटी अलग है, उसका रेसिस्टेंस डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए सेम लेंथ थिकनेस का एल्युमिनियम का वायर हो, कॉपर का वायर हो, गोल्ड का वायर हो, सिल्वर का वायर हो, तो हम देखते हैं कि उनका रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। मीन्स रेसिस्टेंस वैरी करता है फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, यह उसका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन दिए गए मटेरियल के लिए रेसिस्टेंस किस चीज़ पर निर्भर करेगा? तो वो है, देखिए तीसरा, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और चौथा है थिकनेस, और हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जनरली हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस का मान बढ़ता है। हायर टेम्परेचर पर दिए गए सब्सटेंस का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा हायर टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेसिस्टेंस बढ़ता जाता है। उसी तरह से मटेरियल तो समझ ही गए कि अलग अलग मटेरियल्स का माने टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है, उसके बाद सेम लेंथ और थिकनेस का अलग अलग वायर है, तो भी उसका रेसिस्टेंस डिफरेंट होगा। ये इस बात की पुष्टि करता है कि रेसिस्टेंस उसके नेचर पर निर्भर करता है। अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग कंडक्टिंग मटेरियल्स का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। अब ये किस बात पर निर्भर करता है? निर्भर करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। आपने कंडक्टर उसी को कहा जो आसानी से स्मूथली इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने दे, जिससे कन्वीनियंटली और इजीली इलेक्ट्रॉन्स पास कर सके। अब चूँकि अलग अलग एलिमेंट में, अलग अलग मेटल्स में, जैसे अट्रैक्शन फोर्स जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के टुवार्ड्स मूविंग इलेक्ट्रॉन का या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसका कंडक्शन कम होगा, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन उतना फ्री नहीं है जितना दूसरे में है। चलिए, तो अब देखें कि बाकी ये लेंथ और थिकनेस से किस प्रकार रेसिस्टेंस प्रभावित होता है, इसको गौर से देखा जाए। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन फर्स्ट लेंथ एंड सेकेंड थिकनेस। तो ये एक लॉ के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। तो लॉज
according to laws of resistance क्या है कि at a given temperature माने किसी दिए गए तापक्रम पर टेम्परेचर at a given temperature and for a given material the resistance of a conductor is proportional to फर्स्ट में क्या लिखेंगे, proportional to length of the conductor and second क्या है, area of cross section inversely proportional, conductor is proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section of the conducting wire. मतलब यह उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दस रेसिस्टेंस आर वेरीज एज एल and R varies at 1/A। R varies at L, यहाँ L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, और R varies at 1/A, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम इसको यहाँ मेंशन करेंगे, है ना, वेयर L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। समझ रहे हैं, ये कंडक्टर के एरिया पर भी निर्भर करेगा। जैसे हम मान लीजिए यदि हम लेंथ को दुगना कर देते हैं, सपोज दैट पहले किसी L1 लेंथ का कोई सब्सटेंस है और मटेरियल थिकनेस उसका सेम रखें और लेंथ उसका डबल कर दें, तो डबल कर देने के बाद क्या होगा, रेसिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। जैसे 10 ओम यदि रेसिस्टेंस एक का और उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो बड़ी हुई लंबाई का रेसिस्टेंस क्या होगा, 10 गुना 20 अर्थात 20 ओम हो जाएगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। ऑन कंबाइनिंग, मान लीजिए इसको 1 लिखिए और ये 2 लिखिए। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं, आर वेरीज एज L/A। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है तो इक्वलिटी के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, क्योंकि इसका रेशियो जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। तो अब देखा जाए और हम लिख सकते हैं R इक्वल टू एक कांस्टेंट देते हैं रो L/A। मान लीजिए तीसरा है, जहाँ रो क्या है, इसको वेयर रो RHO पढ़ते हैं, इसको रो। तो रो क्या है, रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड, क्या कहा जाता है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल।
तो मटेरियल की रेसिस्टिविटी कहलाती है। अब रेसिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए इसको इस रूप में, ये एक एबिलिटी है। रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द रेसिस्टेंस टू रेसिस्ट द स्मूथ फ्लो ऑफ करंट। करंट को स्मूथली फ्लो करने के लिए जितनी सुगमता होनी चाहिए वो सुगमता ही रेसिस्टिविटी को दर्शाता है, अर्थात कितना सुगमता पूर्वक वह उसको पास करा सकता है, तो ये कहलाता है कंडक्टिविटी। और उसका उल्टा जो हुआ कि कितना रोकता है, तो रोकने की क्रिया रेसिस्टिविटी कहलाएगी। मतलब क्या है, जिस मटेरियल की रेसिस्टिविटी जितनी कम होगी वह इलेक्ट्रिक करंट को उतना आसानी से स्मूथली फ्लो करने की इजाज़त देगा उस कंडक्टर से। अर्थात किसी कंडक्टर से करंट किस स्थिति में आसानी से फ्लो करेगा, तो जिसके लिए रेसिस्टिविटी का मान जितना कम होगा वो उतना आसानी से करंट को फ्लो कराएगा, अर्थात उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा। समझ रहे ना? तो यही है। अब इस रेसिस्टिविटी, इसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, हालांकि उसका यूज अब प्रैक्टिस में नहीं है, फिर भी जानिए कि इसे हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अर्थात ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का क्या मतलब होगा, सोच समझ लीजिए थोड़ा। या ये रेसिस्टिविटी है क्या, ये रेसिस्टेंस का ही एक स्पेशल केस है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना न्यूटन फोर्स, तो न्यूटन एक यूनिट है, एसआई यूनिट है फोर्स का, और वो क्या है, 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर 1 मीटर स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न करने के लिए जितना फोर्स लगता है उसको हम 1 न्यूटन कहते हैं। उसी तरह से यहाँ रेसिस्टिविटी भी एक क्या है, रेसिस्टेंस है। यह भी एक रेसिस्टेंस है। किसका रेसिस्टेंस है, तो जरा इसको देखिए, एल को आप यूनिटी कर दीजिए और ए को भी यूनिट कर दीजिए, अर्थात यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान दीजिए, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के किसी कंडक्टर का जितना रेसिस्टेंस होता है वही रेसिस्टिविटी की माप होगी, उसी को हम उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी कहेंगे। तो अब यहाँ देखिए, इफ L इक्वल टू 1 माने यूनिट माने 1 मीटर समझ लीजिए, 1 मीटर, और ए क्या हो गया, यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यूनिट लेंथ और यूनिट मास, मास कहते हैं, यूनिट एरिया और यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको इकाई मान लीजिए, इसको 1 इसको भी 1, तो यहाँ क्या हो गया, L इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। R का वैल्यू किस चीज़ में निकल गया आपको, रेसिस्टेंस में। अर्थात हम रेसिस्टिविटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी डिफाइन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इज द property of a material which is nothing but the resistance of that material whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। अर्थात 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर एरिया क्रॉस सेक्शन के किसी कंडक्टर का जितना रेसिस्टेंस होगा वही उसके रेसिस्टिविटी की माप होगी। सो हम इसे इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो resistivity is the resistance of a given material whose length is 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसा है, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन है। तो इसका जितना रेसिस्टेंस होगा, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ मेटल इज द रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। मान लीजिए कोई कॉपर है, कॉपर का हम एक ब्लॉक की कल्पना करें जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है।
मान लीजिए यह 1 मीटर लेंथ है इसका, 1 मीटर ब्रेड्थ है और 1 मीटर हाइट है, तो 1 मीटर सब है, तो ये क्या हो गया, ये 1 क्यूबिक मीटर हो गया, 1 मीटर क्यूब। कैसे, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। अब ये क्या है, ए स्क्वायर, ये क्या है, एल, तो सब के सब बराबर हो गया। तो इस तरह से अब इस कंडक्टर का जितना भी रेसिस्टेंस होगा, ये एरिया है दोनों बराबर, ए डैश, ए इज इक्वल टू ए डैश है, और ये है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ जो हो गया, लेंथ भी है ए, ये जो ये नहीं, लेंथ जो हो गया ये 1 मीटर हुआ। तो इस तरह से ऐसे एक क्यूबिक कंडक्टर, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज ए क्यूबिक कंडक्टर, एक क्यूबिक कंडक्टर। तो द रेसिस्टेंस ऑफ ए क्यूबिक कंडक्टर इज द measure of resistivity of the given मटेरियल। मतलब इसका फिजिकल मीनिंग यही समझिए कि किसी सब्सटेंस का की रेसिस्टिविटी जो है, रो है, उसका वैल्यू कुछ आता है। जैसे अमंग डिफरेंट मटेरियल बॉडी और डिफरेंट मेटल्स, रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज मिनिमम, है ना, सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। इसका मेजर वैल्यू होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ओम मीटर रेसिस्टिविटी की इकाई है, यूनिट है। अब देखें कि इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर कैसे आएगा। तो यहाँ पहले इसका मीनिंग समझ लिए कि रेसिस्टिविटी और कुछ नहीं, यह है दिए गए मटेरियल्स का क्यूबिक वॉल्यूम का, या कह सकते हैं क्यूबिक कंडक्टर का जितना भी मटेरियल, जितना भी रेसिस्टेंस होगा, वही उसकी रेसिस्टिविटी की माप होगी। तो हर अलग अलग, अब जैसे कॉपर का लेंगे एक ब्लॉक, उसका रेसिस्टेंस मापेंगे, सिल्वर का लेंगे, एल्युमिनियम का लेंगे, आयरन का लेंगे, अलग अलग। ऐसे ही कल्पना कीजिए कि भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के अलग अलग क्यूबिक रेसिस्टर लिया गया है और उसके रेसिस्टेंस की पैमाइश की गई। तो जिसका जितना रेसिस्टेंस हुआ, दैट विल गिव यू द मेजर ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। अब देखें एसआई यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। एक्सप्रेशन से, बाय द एक्सप्रेशन क्या है, R इक्वल टू रो LYA। अब इसको रीअरेंज कीजिए और रो बराबर कितना हो जाएगा, R इंटू A बाय L। इसको मान लीजिए कोई अलग समीकरण। अब इसमें हम सबका वैल्यू यूनिट पुट करें, है ना, SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ रो क्या होगा, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया मीटर। तो इसमें ऊपर नीचे आप देखते हैं, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर हो गया ओम मीटर। अब इसको इस रूप में भी लिखते हैं ओम मीटर, तो इसको पढ़ते हैं ओम मीटर, ओम मीटर। तो ओम मीटर हो गया किसका, SI यूनिट रेसिस्टिविटी का। पर 1 ओम मीटर किसको कहेंगे, तो वैसे रेसिस्टेंस जिसकी लंबाई 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसको आप डिफाइन करेंगे कैसे, 10 1 ओम मीटर इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द resistor। 1 ohm meter is the resistivity of the resistor whose length is
1 मीटर and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। अब यह अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग इसका वैल्यू होगा। Since the resistance of this standard block of different materials are different, so their resistivities are also different। और इसे आप देख सकते हैं, आपके किताब में एक चार्ट दिया हुआ है रेसिस्टिविटी का, तो कुछ उसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जैसे है रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। मेटल है कौन, या मटेरियल कहिए, मटेरियल है आपका, और इधर रेसिस्टिविटी किस चीज़ में है, ओम मीटर में। तो मटेरियल सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग कौन है, तो सिल्वर है। तो सिल्वर इसका देखिए दिया हुआ है 1.60 इंटू 10⁻⁸ है ना। दूसरा है नेक्स्ट टू सिल्वर कॉपर है। ठीक, तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि सिल्वर का कितना है, रेसिस्टिविटी कितनी है, तो 1.60 इंटू 10⁻⁸। उसी तरह से कॉपर का 1.62 इंटू 10⁻⁸। इसी तरह से और भी दिया हुआ है, जैसे हम लोगों का 3 कॉमन रेसिस्टर्स है जिसका इस्तेमाल हीटिंग डिवाइस में होता है, वो मोस्टली एलॉय है। जैसे उसमें से नाइक्रोम सबसे ज़्यादा यूज होता है हीटर वगैरह में, तो नाइक्रोम एलॉय है, निकेल का, क्रोमियम है, मैंगनीज है और आयरन है नाइक्रोम में। ये 4 मेटल्स का एक एलॉय है। इसका रेसिस्टेंस जो है, इसकी रेसिस्टिविटी इन सब की तुलना में काफ़ी अधिक है। देखिएगा नाइक्रोम का होगा, नाइक्रोम ये है 100 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर है। अब देखिए एकाएक इसका कितना गुना बढ़ गया रेसिस्टेंस, है ना। ये पावर 10⁻⁸ के ऑर्डर का है, आई हो गया 10⁻⁻6 के, और उसमें भी 100 टाइम्स है। मतलब नाइक्रोम का रेसिस्टेंस काफ़ी अधिक है। इसीलिए जब इससे करंट पास कराया जाता तो हीटिंग इफेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे पढ़िएगा कि हीट जनरेट जो होता है किसी रेसिस्टेंस से, वह रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, हीट उतना अधिक जनरेट होगा। तो इसीलिए नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है इन सब हीटिंग डिवाइस में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेसिस्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसका, कंडक्टिंग मटेरियल का, और यह उसको डिसाइड करता है कि किससे होकर कितना ज़्यादा करंट पास करेगा और किससे होकर कम का पास करेगा, अर्थात कौन अधिक कंडक्टर है कौन कम है। इसमें ही आप चार्ट में देखिएगा दिया हुआ कि जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर जैसे रबर है, ग्लास है, पोर्सलिन है, तो इन सब का की रेसिस्टिविटी इतनी अधिक है
कि 10 टू द पावर 12 से लेके 17 तक जाता है ना। तो इतना हाई, वहाँ निगेटिव पावर नहीं है। 10 टू द पावर जैसे माने रबर का होगा और ग्लास का है, इस सब का की रेसिस्टिविटी 10 के पावर 12, 13, किसी का 16, किसी का 17 तक पहुंच जाता है। तो इतना अधिक हाई रेसिस्टिविटी होने के कारण समझ लीजिए कि करंट को रेसिस्ट करने की एबिलिटी ही रेसिस्टिविटी है। तो जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वह उतना ज़्यादा रेसिस्ट करेगा करंट को स्मूथली फ्लो करने से, और यही कारण है कि वो इंसुलेटर कहलाता है। इंसुलेटर उस वैसे मटेरियल्स को कहते हैं जिससे होकर करंट ऑलमोस्ट नहीं फ्लो करता है, या इतना कम फ्लो करता है कि वो हम मेजर नहीं कर सकते या नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए उसको मान लिया जाता है कि ये बैड कंडक्टर है, अर्थात इंसुलेटर है। चलिए अब एक नया टॉपिक है, इसमें रेसिस्टेंस पर ही आधारित। कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी सर्किट में रेसिस्टेंस को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने की ज़रूरत होती है, घटाने की ज़रूरत होती है, तो वो कहलाता है रेगुलेटर। लेकिन रेसिस्टेंस कैसे चेंज करता है, अलग अलग तरीके से उसको जोड़ने पर। दिया गया रेसिस्टर्स है, सर्टेन पीस ऑफ रेसिस्टर्स आपको दिया गया है, और उसका कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालना हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी तरीके से आप उसको जोड़ दीजिएगा तो आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। रेसिस्टेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ने का, कंबाइन करने का तरीका पर भी रेसिस्टेंस का वैल्यू निर्भर करता है। कभी कभी आपको हायर रेसिस्टेंस प्राप्त करने की ज़रूरत होती है और कभी रेसिस्टेंस को बहुत कम कर देने की ज़रूरत होती है। जैसे हाउस वायरिंग है, तो हाउस वायरिंग में क्या करना होता है कि हमको हर कमरे में या हर फ्लोर पर एक ही तरह का पोटेंशियल डिफरेंस मिले और सब इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को इक्विवेलेंट वोल्टेज पर माने काम करना हो। ये संभव कैसे है? संभव होगा तो इसको हम एक अलग तरीके से कंबाइन करेंगे, और किसी में है कि हमको लगातार जोड़ते चला जाना है, उसमें रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह से बेसिकली दो स्पेसिफिक प्रोसेस है जिससे हम रेसिस्टेंस को एक दूसरे से जोड़ते हैं, और उसमें उसका वैल्यू भी डिफरेंट होता है। तो दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस क्या है देखें। इसको हम कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के हेडिंग के तहत पढ़ेंगे। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। टू टाइप्स है। कॉम्बिनेशन पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लीजिए आपको अलग अलग रेसिस्टर दिया गया, R1, R2, R3, R4 इत्यादि। तो कहा गया कि आप इसको सीरीज में जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे? तो इसमें करना क्या होता है, एक रेसिस्टेंस को दूसरे रेसिस्टेंस के इंड टू इंड कनेक्शन करते हैं। तो व्हेन वी ऐड इंड टू इंड कनेक्शन, तो इससे वो लगातार लेंथ उसका बढ़ेगा। मतलब यदि R1 लेंथ है का, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है, तो इस तरह से लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से सीरीज में जोड़ने पर
उसका करंट उसमें सेम पास करेगा, लेकिन लंबाई बढ़ते चले जाता है, जिसके कारण क्या है, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है, जितना ओम का रेसिस्टेंस आप लगाइएगा सब के योग के बराबर होता है। अभी कैसे होता है इसको हमें सिद्ध करना है। A type of combination in which number of, या सीधे कर सकते टू और मोर रेसिस्टेंसेस are joined end to end, so that same current flows through all the resistors। माने एक ही करंट सभी रेसिस्टर से जब पार करता है, फ्लो करता है, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। देखिए, जब मान लिया 3 रेसिस्टर्स है आपके पास, जिसका रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 है, तीनों को इन टू इन जोड़ा गया है। एक जैसे 3 रस्सी है, 3 रस्सी को हमको जोड़ के लंबी रस्सी तैयार करनी है, तो क्या करेंगे, तीनों रस्सी को एक का एक छोर, दूसरे का अगला छोर, इसी तरह से छोर से छोर को जोड़ते हुए हम एक लंबी रस्सी तैयार कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से समझिए, एक रेसिस्टर है, इसका एंड से फर्स्ट रेसिस्टर का एक एंड दूसरे रेसिस्टर के एक एंड से जोड़ दिया, फिर दूसरे का तीसरे से जोड़ दिया, और अंत में सबको किससे जोड़ा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बैटरी से। और इस बैटरी का वोल्टेज मान लीजिए ये सप्लाई कर रहा है बैटरी, मान लीजिए 3 ड्राई सेल है, उसको आप जोड़ दीजिए। एक ड्राई सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.5 वोल्ट, तो 2 सेल आप जोड़ेंगे तो कितना वोल्टेज देगा, वो 3 वोल्ट। उसी तरह से 3 सेल जोड़ेंगे तो 4.5 वोल्ट, 4 सेल जोड़ेंगे तो 6 वोल्ट। इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स, ड्राई सेल्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो हमको डिजायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त होगा। तो जो सेल का पोटेंशियल होगा वही समझिए पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बुझ गए ना। अब मान लीजिए यहाँ कि R1, R2 और R3 3 रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा गया है। हर रेसिस्टेंस के टर्मिनल्स के बीच अपना अलग पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं कि R1 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल V1 है, R2 के इंच के बीच V2 है और R3 के इंच के बीच V3 है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ, है ना, इस सीरीज से here net potential of the circuit इक्वल टू V यदि है तो V होगा, और E कितना के बराबर है तो V1 V2 V3 के बराबर, V1 प्लस V2 प्लस V3 means sum of the individual potential of the resistors। ये
टोटल पोटेंशियल के बराबर हो गया और सेम करंट पास कर रहा है। नाउ बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो अब इसी का वैल्यू हम यहाँ हर एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग हम रखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V और नेट रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना है? R। लेट द combined resistance of the circuit, combined resistance of the circuit be R। ये R है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट ये कितना है? V है। हमारा इक्वेशन V इक्वल टू आई आर हुआ नेट के लिए। तो V इक्वल टू हो गया V इक्वल टू आई आर। सिमिलरली प्रत्येक के लिए इंडिविजुअल V1 कितना होगा? तो V1 के करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस कितना है? R1। I तो बराबर है, तो V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I R2 एंड V3 इक्वल टू I R3, अब इन्हीं एक्सप्रेशंस का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, these quantities in equation 1, we get क्या हम प्राप्त करेंगे? तो देखिए, हमको प्राप्त हो गया यहाँ से, इसमें मान पुट कर दिया। यहाँ क्या आएगा? आई आर इक्वल टू आई R1, यहाँ से V1 इक्वल टू क्या है? आई R1, V2 इक्वल टू क्या है? आई R2 एंड V3 इक्वल टू कितना है? आई R3। आई R1 आई R2 प्लस आई R3। समझ गए? V1 V2 V3 का वैल्यू हम यहाँ से ओम्स लॉ के माध्यम से इसको पुट करते हैं और आई आर इक्वल टू आई, देखिए सब में कॉमन है, आई को बाहर निकाल लीजिए, इसको अंडर ब्रैकेट रखिए, क्या बचा? I1 प्लस R2 प्लस R3। ये 3 रेसिस्टर्स है तो उसके लिए है। और R, ये आई देखिए कैंसिल हो गया इधर, R इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। यही है आपका एक्सप्रेशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ combination of resistances. The equation 2 is the expression for combination of
resistances in series। अर्थात क्या देखा कि कंबाइंड रेसिस्टेंस जो है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के योग के बराबर हुआ। मतलब क्या है, दैट इज कंबाइंड रेसिस्टेंस is equal to sum of the individual resistances माने इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के योग के बराबर है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। अब यहाँ है कि सपोज दैट आपके पास दो रेसिस्टेंस हैं और दो ही रेसिस्टेंस को माने जोड़ना है, तो कैसे हम आसानी से इसको एक्सप्रेशन को व्यक्त करेंगे और हम सुगमता पूर्वक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए लेट देयर आर टू रेसिस्टर्स R1 and R2. Their combined resistance हालांकि इसमें आइडेंटिकल रेसिस्टेंस लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है और वो रेसिस्टेंस आइडेंटिकल है ना, तो रिजल्टेंट ऑफ n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स आपके पास है। जैसे मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से AVR R इत्यादि। तो इस तरह से हम क्या होता है, अभी जस्ट निकाले कि कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो कंबाइंड रेसिस्टेंस यदि R है और R डैश है और ये क्या हो गया R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस ऐसे करते n तक हम जाएंगे। मान लीजिए 10 रेसिस्टर तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा, 5 है तो 5 होगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या लिख सकते हैं, NR। therefore R डैश इक्वल टू क्या हो गया, NR। अर्थात जितना रेसिस्टेंस है उसका n टाइम्स, मैं जितना रेसिस्टेंस नंबर ऑफ रेसिस्टर्स को रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस से गुना कर दीजिए तो आपका उतना कंबाइंड रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज सीरीज में रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखे। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो पढ़ाया गया है इसको एक अच्छी तरह से रिवाइज करके आइएगा, और इस पर भी न्यूमेरिकल होता है, कुछ न्यूमेरिकल बना के आइएगा, समझे। थैंक यू वेरी मच।